अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी कंटिन्यूटी है ईसीजी की। पार्ट 2 है उसका। पार्ट 1 पहले आप देख लो, ताकि मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें सारा हमारा जो है वो ईसीजी ग्राफ पेपर किस तरह से होता है, वेव्स क्या होती हैं। अब आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि बेसिकली हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे भी हैव पी क्यू आर एस वेव और टी वेव, फिर इनके मैंने आपको बताए थे सेगमेंट्स और इंटरवल्स। वो पहले जब तक आप लेक्चर नहीं देखोगे या तो क्लियर नहीं होगा। तो आज हमारे सेकंड पार्ट के अंदर जो हमने मेजर चीज़ देखनी है, देखो ईसीजी के जो सेगमेंट्स बनते हैं, यानी कि आपकी जो दो वेव्स बनती हैं वो आइसोइलेक्ट्रिक होती हैं। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आपको देती है, यानी कि एक सीधी लाइन पे आपकी बनती है। ये आपको पता ही, मतलब इस तरह से वेव बनती है, ये नहीं कि इस किस्म से आपकी वेव ऐसे ऐसे करके एक जो है हॉरिजॉन्टल वे में आपकी जाती है। ठीक है, और आपका जो है, अब जो मेजर चीज़ें आपने समझनी है वो हमारे पास दो हैं। देखो, एक होता है डीपोलराइजेशन, एक होता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि आपका सिस्टोल कंट्रैक्शन होने वाली है, ये याद रखना। सिस्टोल इट मींस कंट्रैक्शन, वो होने वाला है, और दैट इज द डीपोलराइजेशन फेज ऑफ द ईसीजी। देन वी हैव द रीपोलराइजेशन फेज, इट मींस कि आपका डायस्टोल होने वाला है, द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द वेसल्स ऑफ द हार्ट। ये आपने याद रखना है कि डी और रीपोलराइजेशन क्या होते हैं, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब पी वेव क्या आपको इंडिकेट करती है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट के ऊपर वाली साइड पे भी हैव एट्रियम और नीचे वाली साइड पे भी हैव वेंट्रिकल। अब हार्ट यहाँ से आता है, यहाँ पे इस पे ब्लड जाता है, तो कोई बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, डोर्स की तरह, चैनल्स की तरह होता है, अदरवाइज आपका ब्लड सारा मिक्स हो जाए। उसके लिए वी हैव डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन फेज। उसमें मैंने आपको बता दिया, डीपोलराइजेशन में इट लीड्स टू द सिस्टोल, दैट इज द कंट्रैक्शन फेज, और सेकंड में वी हैव रीपोलराइजेशन, डायस्टोल का फेज टू। अच्छा, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन करवाता है। एट्रिया की डीपोलराइजेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने लगी है, ये वाली पी वेव। ठीक है, देन वी हैव क्यू आर एस वेव। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज बताई थी कि क्यू आर एस को हम इकट्ठा कंसिडर करते हैं। तो क्यू आर एस में वी हैव द वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल नीचे वाला डीपोलराइज, यानी कि इसका डायस्टोल होने लगा, ये रिलैक्स होना है। ऊपर से बंद हुआ खून नीचे आएगा ना, ठीक है, ब्लड नीचे आएगा, और उसमें एट्रियल रिपोलराइजेशन भी होता है, यानी कि वेंट्रिकल के साथ जो एट्रियम है वो रीपोलराइज होता है, उसमें भी डायस्टोल होता है, वो रिलैक्स करता है। देन वी हैव दिस टी वेव, ये वाली वेव, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकल की इसके अंदर भी रिपोलराइजेशन होती है, इस टी वेव के अंदर। और यू वेव के अंदर वी हैव स्लो रिपोलराइजेशन ऑफ कैपिलरी मसल्स, यानी कि जो मसल्स हैं जिन्होंने आपके हार्ट के वेसल्स हुआ कि आप बंद हो खुलो, तो उसमें भी रिलैक्सेशन होती है, ताकि आपका ब्लड आगे को पास ऑन हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नाउ वी हैव दिस पी आर इंटरवल। अब पी आर इंटरवल का टाइम जो है वो आपने याद रखना है, एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स के लिए होता है पी आर इंटरवल, ये वाला। ठीक है, इंटरवल मैंने आपको बताया था ना कि वन वेव प्लस आपका एक सेगमेंट हो बीच में, वो आप लास्ट लेक्चर देखोगे, उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव द क्यूटी इंटरवल, उसका 0.40 से 0.43। और एक चीज याद रखो कि डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसको कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ते। 0.43, 0.10, ये मैं समझा समझा के थक गई हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इस तरह से नहीं पढ़ते। आप पढ़ते हो 0.43, 0.80। ठीक है, अगर आपने भी किसी स्टूडेंट को देखना तो आपने भी उसका ये करेक्शन करवा देनी है। और क्यू आर एस इंटरवल के अंदर, ये क्यू आर एस में 0.08 से 0.10 रहती है। ये आपको समझ आ गई, इंटरवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया वेव्स किस लिए। नाउ वी हैव द जे पॉइंट, जो एलिवेशन यहाँ पे होती है, इस पॉइंट पे एलिवेशन होगी, इट मींस दैट द पेशेंट हैव मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, यानी कि हार्ट अटैक, या इस्कीमिया भी हो सकता है जब आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। ये देखो, और वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, पॉइंट वेयर क्यू आर एस एंड, दिस इज द क्यू आर एस, ये एंड हो रहा है ना एस पे, और टी स्टार्ट हो रहा है ये। अच्छा, अभी बेसिक्स में एक चीज आप और समझो कि जो हम ईसीजी की मॉनिटरिंग करते हैं, ये तो पेशेंट्स पे लीड लगा के करते हैं ना, लेकिन एक होती है एम्बुलेटरी, यानी कि पेशेंट चल फिर रहा है,
काम कर रहा है, छोटी सी डिवाइस रीड्स लगी होती हैं, छोटी सी डिवाइस उसके चेस्ट के ऊपर लगा दी जाती है, वो मॉनिटर करती रहती है पेशेंट की ईसीजी 24 आवर की। तो उसको हम कहते हैं हॉल्टर मॉनिटर या हॉल्टर्स मॉनिटर, ये वाला। वो छोटी सी डिवाइस होती है, पिक्चर मिलेगी तो मैं लगा दूंगी वो। लेकिन ये बेसिकली जो है ये एम्बुलेटरी रिकॉर्डिंग है, यानी कि 24 आवर्स की पेशेंट चल रहा है, फिर रहा है, खा पी रहा है उसके अंदर। और आपका जो हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट करता है पर मिनट, जो नॉर्मल है दैट इज 72। अगर ये 75 हो गया, 76, 77, 80 पे चला गया, इट मींस दैट पेशेंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन, या फिर वो जो है टेकिकार्डिया में चला गया, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, अब आप जो ये ईसीजी है इसको किस तरह से चेक करते हो, बीट्स को किस तरह से चेक करते हो? ये सबसे पहले वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि देखो आपके जो ये आर है ना, एक आर से दूसरा आर के बीच में का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे मैंने एक वेव बनाई हुई, यहाँ पे मैं एक और बनाती हूँ। इस तरह से पी वेव है, देन वी हैव क्यू आर एस वेव, और यहाँ पे टी वेव। ये थोड़े से डिफरेंट हो गए, ग्राफ पेपर में ऐसे नहीं होते, सेम सीक्वेंस में होती है। अब एक आर से लेकर दूसरे आर तक के बीच में की जो बॉक्सेस हैं वो आपने चेक करने हैं, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। अब इसमें ये है और हाफ ये आ रहा है, हाफ ये बिग बॉक्स है ना, ये बिग बॉक्स, ये बिग बॉक्स। अब हाफ ये आर यहाँ से स्टार्ट होके इधर एंड हो रहा है, इसके सेंटर में वी हैव हाफ बिग बॉक्स फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से भी हाफ बॉक्स है, तो ये हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। ये डिफरेंट होते हैं, जितनी आपकी वेव्स बनी है, कितने टाइम के लिए आपने चेक किया, उसको आपने क्या करना है कि फॉर्मूला आपका है 300/r। जितने बीच में बॉक्सेस बने हैं बास 4 आते हैं, जिस तरह ये 4 मैंने लिखा हुआ है, आप 300/4 करोगे तो 75 बीट्स पर मिनट आएगा। ये बेसिक है, लेकिन जब आपको मैं ज्यादा डिटेल में फर्दर लेक्चर से पढ़ाऊंगी तो और फॉर्मूलाज भी बताऊंगी, लेकिन मेजर ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। देन वी हैव द रिदम। रिदम होता है जिस तरह हम कहते हैं कि म्यूजिक का रिदम है, एक चल रहा है, एक सीक्वेंस है, वो क्या है? देखो अगर आपने आर आर इंटरवल्स रेगुलर है ना, फिर तो ठीक है। एक आर से दूसरे आर का इंटरवल ठीक है, जैसे मैंने बीट चेक की सेम है, अगेन पे थर्ड फोर्थ पे आ रही है वो सेम है। और पी वेव के बाद क्यू आर एस वेव आ रही है, फौरन ये नहीं है कि ये बीच में से बात एब्सेंट हो या ये छोटी हो, ये नॉर्मल वेव्स बन रही हैं, तब भी आपका रिदम ठीक है। पेशेंट का नॉर्मल साइनस रिदम है, यानी कि आपका हार्ट नॉर्मल तरीके से बीट कर रहा है, जो उसको करना चाहिए। जो ए बी नोड से, ये नहीं है कि ए बी नोड बंद हुआ है या एस ए नोड बंद हुआ है, वहां से जा रहा है, हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है, इसमें ये रिदम काम आता है। देन वी हैव द थर्ड स्टेप, उसमें आपने पी वेव को चेक करना है। दिस इज द पी वेव, थोड़ी सी ऊपर को पॉजिटिव वाली साइड पे और कर्व है। और अगर ये पी वेव एब्सेंट होती है या चेंज होती है, इट सजेस्ट कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली जो है वो आपका एरिथमियाज होते हैं। एरिथमियाज, और एरिथमियाज इस चीज को डिफाइन करते हैं कि हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यही पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन तक भी पहुंच जाती है। आप बहुत सारी ईसीजीज देखोगे उसमें लेबल हुए होते हैं, तो ये चीजें आपको इसलिए हार्ट की डिजीज में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सारा पता, और इससे पहले भी पढ़ाई है, उसका नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाई है, फिर हम फर्दर डिजीजेस पे और जाएंगे। देन वी हैव द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर वी हैव द नॉर्मल पी आर इंटरवल, पी और आर का जो ये इंटरवल बन रहा है, इसका टाइम जो है वो फ्रॉम 0.12 सेकेंड्स टू 0.20 सेकेंड्स होना चाहिए, या इससे ज्यादा या कम हार्ट ब्लॉकेज को इंडिकेट कर देता है कि हार्ट में ब्लॉकेज हुई है, फैट्स की हुई है, या वहां पे कोई रप्चर हो गई थी वेसल उसकी। देन वी हैव द स्टेप नंबर 5। ये स्टेप बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि ईसीजी को कैसे पढ़ना है आपने, ईसीजी का जो पेपर आता है, जो रिजल्ट पेशेंट का निकल जाता है, वो आपने कैसे पढ़ना है। देन वी हैव द स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को चेक करना है। मैंने आपको बताया था कि हम वेव्स में भी, मैंने आपको बताया पी को, फिर एस को, टी को, जे पॉइंट को हमने देखा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपका क्यू आर एस हमेशा इकट्ठा होता है, ये मैंने आपको बार बार बात बताई है। क्यू आर एस को हम इकट्ठा कंसिडर करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस क्यू आर एस के अंदर अगर इसका टाइम लेस देन 0.12 सेकेंड्स है और क्यू आर एस चौड़ा हो गया, वाइड हो गया, अगर इस तरह की वेव नॉर्मल बन रही थी तो वेव इस तरह से चली जाएगी, तो इट इंडिकेट्स के बंडल ब्रांच में ब्लॉकेज है। बंडल ब्रांच जो है वो हार्ट पे, यहाँ पे इस तरह से ब्रांचेस होती हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देती है, हार्ट बीट करता है नीचे से, बंडल ऑफ हिस से जो निकलती है, वहां पे ब्लॉकेज है, तो आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा
और उसका टाइम जो है वो 0.12 सेकेंड्स होगा। देन वी हैव स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपने एसटी सेगमेंट को पढ़ना है। ये सेगमेंट और इंटरवल सेगमेंट में यानी कि आपके 2 वेव्स और इंटरवल में 1 वेव दैट कनेक्टिंग द सेगमेंट, 3 वेव्स यानी कि बन जाएंगी। तो इसमें आपने एस टी सेगमेंट को पढ़ना है। दिस इज द एस टी सेगमेंट, ये एस और ये टी सेगमेंट। अगर इसमें है एलिवेशन है कि ये इसकी जगह इस तरह से हो गई, या ये वेव गोल थी तो ये इस तरह से, ये जो मैंने शेप बनाई है ये हो गई, इट इंडिकेट्स के पेशेंट को या तो मायोकार्डियल इंफ्रक्शन है, हार्ट बीट है, उसकी हार्ट बीट सही तरह से नहीं चल रही, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ हुआ है या एंजाइना का, या फिर स्कीमिया है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा रही पेशेंट को, पेशेंट के हार्ट को। और लास्ट में वी हैव द स्टेप नंबर 7 कि अगर आपकी टी वेव लॉन्ग है, अब ये टी वेव गोल है, सर्कुलर, जिसमें सेमी सर्कल होता है इसमें, अगर ये लंबी है, और बहुत सारे केसेस में ये लंबी होती है क्योंकि पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपरकैलेमिया यानी कि उसका पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, वो ये वाला, ठीक है। और अगर फ्लैट है, जिस तरह से ये मैंने आपको बताया लंबी, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि लंबी और चौड़ी क्या है। ये वेव मैंने आपको नॉर्मल बना के दिखा दी। टी वेव हमने बात करी टॉल, अगर ये फ्लैट है और इन्वर्टेड है, यानी कि इस तरह से, या तो ये इस तरह होने की जगह ये इस तरह से है, ये थोड़ी सी नीचे को है, नेगेटिव साइड के ऊपर है, तो फिर आपको इस्कीमिया हो सकता है पेशेंट को, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये देखो हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, इसलिए ये वेव्स पढ़नी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे का सारा जो लेक्चर था वो इस चीज़ को हमने डिस्कस किया कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि फ्री में मेडिकल नॉलेज आपको मिल सके। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो पूछ लो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।